हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप का पूरा यूनिट, जिसका आज पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स। अब पार्टनरशिप एज अ यूनिट आपको ट्वेल्थ में काफी सारे नंबर फेच करती है। ये पूरी की पूरी यूनिट 5 चैप्टर्स को मिलाकर बनाई गई है, और हमारा जो पूरा पार्ट ए है, अगर हम देखें तो इसमें काफी बड़ा पोर्शन जो है वो पार्टनरशिप कवर कर रही है। 35 to 25 मार्क्स तक का, पहले 35 मार्क्स का आता था ये पूरा यूनिट। अब इसे थोड़ा सा कम करके, क्योंकि एनपीओ को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका वेटेज कम हुआ है, बट स्टिल पूरा का पूरा पार्टनरशिप यूनिट जो बंडल्स ऑफ 5 चैप्टर्स हैं, वो बहुत सारे नंबर कैरी करते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर्स भी जो है, जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, उनमें आप ऑटोमेटिकली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको वहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप में से जो बच्चे सीएस या सीए के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर भी हमें पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर वाइज वेटेज अगर आपको बताऊं तो ये अप टू 10 मार्क्स कैरी करता है। काफी एग्जाम्स में तो इसमें से प्योरली 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, पार्टनरशिप क्या है उसको समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, डीड क्या होती है, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, प्रोविजंस हैं व्हेन द डीड इज नॉट देयर। देन विल बी अंडरस्टैंडिंग the format of P&L appropriation account and partners capital account as well, and the individual elements inside the chapter वो भी समझेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, जैसे कि आपने 11th में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा था, और आपने पार्टनरशिप को भी वहां पर थोड़ा सा पढ़ा था। उसी थोड़े से पार्ट का ये एक्सटेंशन है। हमने वहां थ्योरी पढ़ी थी, अब हम यहाँ प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि हम सभी जानते हैं, समझते हैं कि पार्टनरशिप वर्ड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है खुद को समझाने के लिए, कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं विद एम टू अर्न प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, बिजनेस होना जरूरी है, प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है, और एक से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। इंडिया में एक एक्ट पास किया गया था, पार्टनरशिप एक्ट, जिसे हम बोलते हैं 1932 में, दैट सेज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, वहां पे हमें डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया जाए। तो वो बोलते हैं पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। और इस डेफिनेशन के अंदर ही आपको बहुत सारे फीचर्स पार्टनरशिप के खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड देम इंडिविजुअली कि क्या क्या है पार्टनरशिप के फीचर्स। तो पहला, कि टू और मोर पर्सन्स का होना मैंडेटरी है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप कोई एक इंसान खुद से नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा लोग होंगे तभी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। Second point says there has to be an agreement. Now here they're not saying that the agreement must be written, but agreement, the word meaning of agreement is anything on which all the partners agree to each other। दैट ऑल्सो मीन्स कि इनके बीच में एक ऐसी सहमति होनी चाहिए, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जो भी बिजनेस करेंगे साथ में करेंगे, और जो भी प्रॉफिट चाहे लॉसेज होंगे उसे एक पर्टिकुलर रेशो में या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिकमेंडेड है कि रिटर्न होना चाहिए, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप कभी भी किसी चैरिटी वर्क के लिए, कभी भी किसी कोऑपरेटिव वर्क के लिए फॉर्म नहीं की जा सकती, उसे पार्टनरशिप टाइटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप का मतलब ही है कि देयर हैज टू बी अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, देयर हैज टू बी एन इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं और चैरिटी कर रहे हैं, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि दो डॉक्टर्स मिलकर अगर एक मेडिकल कैंप रन करते हैं किसी रूरल एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, अनलेस दे आर हैविंग एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स। फोर्थ, लॉफुल बिजनेस होना तो बिल्कुल जरूरी है। इंडिया में अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं, तो वहां पे इलीगल बिजनेस के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। हम यहाँ पे सारे के सारे उन बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू द लॉ हो,
उसी को पार्टनरशिप में काउंट किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग होना मस्ट है, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर पूरा प्रॉफिट लेकर जा रहा है और वो बाकी पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, सो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ही है प्रॉफिट्स में शेयर। पार्टनरशिप इन व्हाट? पार्टनरशिप इन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन द शेयरिंग ऑफ लॉसेस एज वेल। बट यहाँ पे लॉसेस नहीं लिखा गया, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा गया है। उसके पीछे भी लॉजिक है कि कई बार ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं where we'll be admitting partners but will not be giving them shares in the losses but only in the profits। ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं स्पेशल केसेस में। इसीलिए प्रॉफिट तो शेयर होना जरूरी है। कोई अगर पार्टनर है तो उसे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। लॉस हो सकता है दे, हो सकता है नहीं दे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पॉइंट हमें ये समझाता है कि क्योंकि ये एजेंसी फंक्शन रिलेशनशिप पे बेस्ड है, पूरा का पूरा पार्टनरशिप, तो एक पार्टनर भी पूरी फर्म के लिए एज अ एजेंट काम कर सकता है और एक पार्टनर के द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस, सारे अग्रीमेंट्स valid होंगे and they'll be considered that those agreements have been done by the partnership firm। जिस तरीके से हमारे स्कूल्स में हम एज अ क्लास मॉनिटर अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी डिसीजन टेकन बाय द मॉनिटर विल बी टेकन एज अ कंसिडर्ड एज अ डिसीजन बाय द क्लास, or any prime minister of a country taking any decision will be considered as the decision of the country। वैसे ही यहां पर अगर कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, कोई मल्टीपल पार्टनर्स की कोई फर्म है और उसका कोई एक पार्टनर कोई डिसीजन लेता है, कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो वो बिजनेस का होल सोल डिसीजन माना जाता है। तो उससे होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में पूरी की पूरी फर्म का हिस्सेदारी होगी। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी भी अच्छी खासी पूछी जाती है, इसलिए प्लीज पार्टनरशिप की थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़िए और एमसीक्यू बेस्ड और अप टू 3 मार्क्स तक के उन सारे क्वेश्चंस को बनाइए जो थ्योरी में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें से ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने हैं। चलिए और आगे चलते हैं कि क्या है हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर। तो एक चीज और है, वो है रिटन अग्रीमेंट। सो व्हेनेवर द अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप पेन्स डाउन ऑन अ स्टैम्प पेपर, तो उसे पार्टनरशिप डीड बुलाया जाता है। मतलब हम उसे पार्टनरशिप अग्रीमेंट ना बोलकर एक टेक्निकल नाम उसे दे दिया गया है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट्स अ रिटन partnership agreement having all the rules and regulations of your partnership firm, wherein you as a partner and the other partners decide that what will be the do's and don'ts of the firm, but in the written format। इसी चीज को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। एंड पार्टनरशिप डीड एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी है, किसी भी पार्टनर ने कुछ भी गड़बड़ करी, कोई डिस्प्यूट होते हैं, कोई कंफ्यूजन्स होते हैं, सो जो कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो आपकी डीड में लिखे गए प्रोविजंस के आधार पर ही अपना डिसीजन देता है। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें बोलती है कि आपको अपनी डीड बनाकर बिजनेस करना चाहिए, ना कि वर्बल एग्रीमेंट्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट्स में कंफ्यूजन्स है, लड़ाइयां होने की ज्यादा चांसेस है, डिस्प्यूट्स होने के ज्यादा चांसेस है। कोई एक पार्टनर कुछ और बोल रहा है, कोई दूसरा पार्टनर कुछ और बोल रहा है, तो लॉ वहां पर कंफ्यूज ना हो जाए, किसी और पार्टनर को अनड्यू बेनिफिट ना मिल जाए। इसीलिए रिकमेंडेड है कि पार्टनरशिप डीड बनाकर बिजनेस करना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेक इट। आगे चलते हैं। बट जैसे कि इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट ने बोल दिया कि डीड मैंडेटरी नहीं है, अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, तो उसके कुछ रिजल्ट्स हुए, कुछ इंपैक्ट पड़े कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर वर्बल डीड करके, वर्बल अग्रीमेंट करके बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो कई बार फर्म्स ऐसे सिचुएशंस में आके खड़ी हो जाएंगी जहां पर दोनों पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और वो दोनों पार्टनर्स लॉ के पास जाएं फॉर द सोल्यूशन, और वहां लॉ किसी गलत पार्टनर को फायदा ना पहुंचा दे। इसीलिए एक्ट में ये प्रोविजंस भी डाल दिए गए जिन्हें हम बोलते हैं प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। So these 6 provisions are applicable to those firms जहां पर डीड नहीं एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स अगर आपने कोई वर्बल एग्रीमेंट किया है तो, और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है एंड यू एंड योर पार्टनर्स आर गोइंग टू लॉ, तो इन 5-6 प्रोविजंस के ऊपर बेस करके डिसीजन लिया जाएगा। क्या है वो प्रोविजंस? और सबसे अच्छी बात,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इन्हें याद करना है, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ना सिर्फ थ्योरी में बट प्रैक्टिकल में भी। तो पहला प्रोविजन है कि चाहे आपके बीच में वर्बली कोई भी रेशियो डिसाइड हुआ हो, हम मींस लॉ जो है वो अब ये मानेगी कि अगर आप कोर्ट में आ गए हैं अपनी लड़ाई को लेकर, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अंडर, द लॉ विल बी द पॉइंट नंबर वन, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। ये नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया था, कौन सा पार्टनर एक्टिव था, कौन सा पार्टनर स्लीपिंग था, वो सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ सारे पार्टनर्स को अब इस लड़ाई के बाद कोर्ट के डिसीजंस को मानते हुए सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को यहां से या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इक्वली बांटना होगा। पॉइंट नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इट मीन अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो हमें इक्वल लेकर चलना है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। चौथा है कि हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे at the rate of 6% per annum. That means that if a partner has given any loan to the firm, not capital, loan to the firm, he or she will be getting 6% interest annually on his or her amount of loan. ये भी मैंडेटरी है और इसे चार्ज माना जाएगा। Last but not the least, no salaries and no commissions will be given to any partner for any sort of work. So these 5 provisions are the main provisions which will be applicable in case आपकी फर्म का डीड नहीं था और आपकी फर्म जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चली गई है अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। सो इन 5 बातों के आधार पर, बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वीडियो पॉज करके देख लेना, नोट कर लेना और मेक श्योर कि आपको ये 5 के 5 आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने देखा है कि हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ती है। सो एवरी फर्म हैज टू डू द जर्नल्स, एवरी फर्म हैज टू डू द लेजर्स आल्सो। बट कुछ फर्म्स हैं जिन्हें कुछ स्पेशल अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, जिनमें से हमारी है ये पार्टनरशिप फर्म्स। अब पार्टनरशिप फर्म्स को 2 एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। वैसे वो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब कुछ बनाते हैं, बट 2 चीजें वो एक्स्ट्रा बनाते हैं। उनमें से पहली बात है profit and loss appropriation account. And why they have to make this, let me make you this very clear, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता होगा कि सर हमने इसे 11th में क्यों नहीं पढ़ा, हमें 12th में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो उसका जवाब बेटा ये है कि आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़े और वहां पर एक सिंगल पर्सन होता था जो पूरा पूरा प्रॉफिट या पूरा पूरा लॉस रखता था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट मींस the word appropriation itself is a self-explanatory word. That means division of profits. So this account shows the profit and loss distribution or division among the partners. That means उन सारी फर्म्स में अकाउंट बनाया जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, जहां पर मल्टीपल ओनर्स होंगे और मल्टीपल ओनर्स पार्टनरशिप में होते हैं, मल्टीपल ओनर्स कंपनीज में भी होते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि कंपनीज को भी अकाउंट बनाना पड़ता है। इसीलिए आपको 11th में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स पढ़े, उसकी अकाउंट्स पढ़ी। अब हम यहां पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहां पे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में वी हैव मल्टीपल ओनर्स, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, इसलिए आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया जा रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको यह भी समझ में आ रहा है कि इसके पहले का पूरा प्रोसेस वैसा ही रहने वाला है जैसा हमने 11th में पढ़ा है। मतलब जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, सब कुछ वैसे ही बनता है जैसे आपने अपनी कक्षा 11वीं में पढ़ा है। वो सारी चीजें वही हैं, इसीलिए हमें फिर से वो सब नहीं बताया जा रहा है। हमें क्या बोला जा रहा है कि आपको इस चैप्टर में ये नया अकाउंट बनाना है, इसलिए इसको समझ लीजिए, इसका फॉर्मेट समझ लीजिए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या लॉजिक है। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय साइड एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एंड क्रेडिट वही सारी साइड्स हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड पर हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं फर्म के और बाय साइड पर हम इनकम्स दिखाते हैं फर्म के। तो अगर आप फॉर्मेट पे ध्यान दें तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल बी योर एलिमेंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। ये आपको क्वेश्चन से मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट which is already given in the question. So by default आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, तो आपको उठाना है और बाय साइड पे चिपका देना है और कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट नंबर 1 है। हाँ, बस याद रहे अगर क्वेश्चन में ये 3 चीजें जिन्हें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बोलते हैं वो माइनस नहीं हुए हैं, प्रॉफिट्स में वो माइनस नहीं किए गए हैं गलती से,
तो आपको पहले उन्हें माइनस करना है, जिनमें से पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि प्रोविजन बोलता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ेगा। वो चीज आपको प्रॉफिट में से माइनस मैंडेटरली करनी है, अगर क्वेश्चन ने नहीं की है तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस जो आप ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाते हैं, वो अगर माइनस नहीं हुआ, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी माइनस नहीं हुई, किसी हमारे फर्म के ऑफिस का रेंट माइनस नहीं हुआ, हमारे फर्म ने किसी मैनेजर को कमीशन कमिट किया था, हमने वो माइनस नहीं किया, सो ऑल दोस चार्जेस, ऑल दोस मैंडेटरी एक्सपेंसेस अगर वो माइनस नहीं हुए हैं, तो पहले उन्हें आपको नेट प्रॉफिट से वर्किंग्स में जाके माइनस करना होगा, वरना आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत हो जाएगा। तो आपको नेट प्रॉफिट लेना है, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द मैंडेटरी कंपलसरी एक्सपेंसेस, जिन्हें हम चार्जेस बुलाते हैं। इसके बाद बाकी एलिमेंट्स कैसे पुट करना है उसको लॉजिकली समझते हैं। पहला जो हमारा डेबिट साइड का आइटम है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इफ द क्वेश्चन इज सेइंग। हमें इस पूरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाना है। अगर क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, सैलरीज है, तो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे। आपको अपने मन से कोई अजम्पशंस नहीं लेने हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम अपने मन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, नहीं, क्योंकि हमें डीड की प्रोविजंस ने भी क्या बोला है कि अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन। उसी को आपको भी फॉलो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी, रेट मेंशन क्या होगा क्वेश्चन में, आप कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे। किसी भी पार्टनर को सैलरी कमिट की गई होगी, इट कैन बी एनुअल, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। आप उसे एनुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करें और डेबिट साइड पे लिख देना। यू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो डेबिट साइड है ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर साइड है। सो वॉट एवर वी आर गिविंग टू द पार्टनर्स, इट इज एन एक्सपेंस टू द फर्म, दैट इज वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, पार्टनर सैलरी डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कमीशन डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। और हमने नॉमिनल अकाउंट्स का रूल भी पढ़ा है 11th में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए इसे हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो पार्टनर सैलरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पार्टनर्स कमीशन काफी हद तक मैनेजर कमीशन क्लास 11th आपने पढ़ा है, वैसे ही निकालना है। या तो ये डायरेक्टली उस नेट प्रॉफिट पे दे दी जाती है जो बाय साइड पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो हमने 11th में पढ़ा है। मैनेजर कमीशन आप सभी पढ़कर आए हैं। बट अगर ये बोला जाए नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है पार्टनर्स कमीशन को, तब आपको पूरा अकाउंट बनाने के बाद जो लास्ट में नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उस पे बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग के हिसाब से केसेस अप्लाई करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद और समझ में आ जाएंगी, मैं जो भी बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बोलता है दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व और दिस अमाउंट विल बी क्रिएटेड एज अ रिजर्व, तो वो भी यहाँ पे डेबिट में लिखा जाता है। सिर्फ एक एलिमेंट है जो बाय पे आता है नेट प्रॉफिट के अलावा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर क्वेश्चन बोलता है तो, जिसका बहुत सारे केसेस है, पर अगर क्वेश्चन में कोई केस मेंशन नहीं है, कोई डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है, तो हम एक रेगुलर जो फॉर्मूला है वो लगाते थे। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये फॉर्मूला लगाकर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते थे। पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या इस पूरे अकाउंट में जो भी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं वो तभी लिखे जाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। इसलिए बार बार मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं, ये फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। इसमें आने वाली चीजें बदलेंगी, क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाएंगी। तो जिस क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं हमें वही वही निकालना है, जो नहीं बोला गया हमें वो नहीं करना है। फाइनली हम प्लस माइनस करके जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था उसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट बुलाते हैं। एंड दैट प्रॉफिट is distributed among all the partners in their specific ratios that will be given in the question, else it will be distributed equally, as we have just studied that according to the provisions हम अगर रेशियो नहीं दिया हो तो इक्वल मान लेते हैं। एक क्वेश्चन पिक करते हैं ताकि आपको मैंने अभी तक जो भी बताया वो फॉर्मेट में कैसे अप्लाई करना है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड लेट्स ट्राई टू डीकोड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप क्वेश्चन की मेन चीजों को डीकोड नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, कैच नहीं करेंगे, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर सिर्फ ज्ञान की होती हैं,
विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और बहुत सारे बच्चे उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले सेशंस में सिखाया है, शेयर्स में मैंने आपको बताया था, वो इंपॉर्टेंट बातों को नोट करना सीखो, ठीक है। तो दो पार्टनर्स है, संजय एंड हिमांशु, पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं 1 जनवरी 2014 को। अब एंटर हो रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है। उसके बाद 3 लाख रुपए की कैपिटल संजय लगा रहा है और 2 लाख रुपए की कैपिटल हिमांशु लगा रहा है। अब एक अच्छी बात बताऊं, अभी तक मेरे काम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं की गई, नेट प्रॉफिट नहीं बताया गया है अभी तक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं बताई गई है, सैलरी कमीशन, मेरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजों से रिलेटेड मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर गोइंग टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर क्वेश्चन में ढूंढना होता है, वो है पार्टनर्स का रेशियो। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है, ईच पार्टनर इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम। तो दो पार्टनर है, दोनों को 10-10 हजार रुपए आपको सैलरी देनी है। दिस इज द मेन पॉइंट। यहां से मेरा क्वेश्चन चालू हो रहा है, यहां से मुझे उन चीजों को निकालना है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मुझे पेस्ट करनी है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1500 और 2500 उन्होंने हमारे लिए पहले से निकाल के दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं बाय साइड में जाऊंगा, डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स खुद निकाल दिया, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ दिखाना है। प्रॉफिट्स of the firm ended 31st December 2014 was 186. This is my net profit which I was telling you कि it is given in the question. ये कहां पे जाएगा, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है और ये बाय साइड पे जाने वाला है। Pass the entries for the and the appropriation account also for the year 31st December 2014. So let's make the account first and then from the account you can also draw the journal entries as well. चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट के साथ। बाय नेट प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है 1,86,000, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट इज 1,500 and 2,500। इट इज अगेन डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमने उसे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया था? हाँ। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 जो मैंने स्किप कर दिया, बट सोल्यूशन में मैंने देखा तो मैंने चेक किया कि कहीं क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो देखो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 8%। इससे पता चलता है कि मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है। दैट इज वाई ये डेबिट साइड पे जो आपको पहला आइटम दिख रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आइटम। उन्होंने कैलकुलेशन भी दिखाया है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल से परसेंटेजेस हैं, आपको आते हैं निकालने, आपने अपनी 7th क्लास 8th क्लास में बहुत प्रैक्टिस करे हैं। बस आपको ना इस फॉर्मेट के हिसाब से उन वैल्यूज को पेस्ट करना आना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट है तो बाय में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो बाय में जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 2 में जाएगा, और इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो 24,000 16,000 दीज वर द इंटरेस्ट संजय हिमांशु के। टोटल वैल्यू हमने 40,000 रुपीज जो है मेन अमाउंट कॉलम में लिख दिया है। उसके बाद सैलरी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, हमारा पहला केस ही था कि हमें सैलरी देनी है। तो 10,000 ईच मेक्स इट टू 20,000। अब यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन की बात नहीं की गई थी, ट्रांसफर टू रिजर्व की बात नहीं की गई थी, इसीलिए हमारा फाइनल प्रॉफिट आया 1,30,000। हाउ हैव वी कैलकुलेटेड दिस? सो 186 प्लस 4 मेक्स इट टू 1,90,000। बाय साइड बड़ा है, उसमें से डेबिट साइड का 40 एंड 20 माइनस किया तो 1,30,000 हमारा नेट डिविजिबल और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं इन देयर रेशो। रेशो भी हमने क्वेश्चन में देखा था, दैट वाज 3:2। दैट इज व्हाई ये वैल्यूज आपको यहां पर दिख रही हैं। संजय को प्रॉफिट मिल रहा है 78 और हिमांशु को प्रॉफिट मिल रहा है 52,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द होल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपसे एग्जाम में 6 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए प्लीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए। ये चैप्टर का बैकबोन है, ये अकाउंट इस चैप्टर की बैकबोन है। इस अकाउंट से रिलेटेड जितने केस हैं, जितने क्वेश्चन है, सब बना लीजिए, मत छोड़िएगा कुछ भी, क्योंकि अगर ये अकाउंट नहीं बना तो आपको आगे के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी नहीं बनेंगे। लुक एट द फॉर्मेट, लुक एट द डेट्स, हाउ दे हैव पेस्टेड द वैल्यूज, प्लेस द कैलकुलेशंस, एंड यू हैव टू डू द सेम इन योर फाइनल एग्जाम्स एज वेल। आई होप आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां तक समझ आया होगा। आगे का काम आपका है, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ध्यान से बनाना है। अब जो सेकंड स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स को बनाने होते हैं, जिसके लिए 2 मेथड्स फॉलो की जाती हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
पहले हम शुरू कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, उसके बाद हम फ्लक्चुएटिंग पे जाएंगे। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर डन आर मेड आफ्टर क्रिएटिंग द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट मींस ये अकाउंट्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन गया हो। तो अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है तो उसके आगे का स्टेप ये होगा, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं। सो लेट्स स्टडी दिस, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड और इसमें करते क्या क्या है। Fixed capital account method. As the name suggests, the capitals of the partners are fixed in this method. अब कैपिटल कैसे किसी की फिक्स्ड हो सकती है? कैपिटल तो चेंज हो सकती है क्योंकि पार्टनर्स विथड्रॉल करेंगे अपनी कैपिटल से। पार्टनर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग इन न्यू फ्रेश कैपिटल एज वेल। तो कैपिटल तो चेंज हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब लिटरली नहीं लेने लगे हमें कि अब जो कैपिटल डाल दी गई है वही रहने वाली है, अब चेंज हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मेथड का कहने का मतलब यह होता है कि जिस पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो तभी चेंज हो सकती है या तो पार्टनर और कैपिटल लेकर आ जाए या पार्टनर उस कैपिटल में से विथड्रॉल कर लें। इट मींस इन दो इवेंट्स के अलावा द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल नॉट चेंज। वेराज जो दूसरी मेथड हम पढ़ेंगे वहां पर कैपिटल और भी चीजों की वजह से बदल जाती है, इसलिए वो मेथड नंबर 2 है। तो पहला जो अकाउंट हमें बनाना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर वो है कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आप देख सकते हैं कैसे बना है। पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स के कॉलम्स, एक्स वाई जेड अगर पार्टनर्स हैं तो, और यहां पर भी पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड है। तो ये डेबिट है, वो क्रेडिट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एक लेजर है, सिंपल सा। जिन चीजों से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी वो बाय साइड पे लिखी गई है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो उनकी ओपनिंग कैपिटल्स होंगी या जो पुराने साल की कैपिटल्स होंगी, जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल डाला जा रहा है, लेकर आया गया है, तो वो बाय कैश की तरह लिखा जाएगा। इफ एनी पार्टनर हैज विथड्रॉन द कैपिटल फ्रॉम द फर्म, तो वो डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और देन द बैलेंसिंग फिगर्स आर द न्यू फ्रेश कैपिटल्स व्हिच आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इसके अलावा जो आपको दूसरा अकाउंट दिख रहा है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग दिस? हमने तो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना लिया है क्योंकि आपने अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और वहां पर आपने देखा कि पार्टनर्स को सैलरी भी तो मिल रही है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो रहा है। तो वो सारी चीजों को हम अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं तो कहां दिखाना होगा? इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में देयर आर 2 अकाउंट्स। फर्स्ट इज द कैपिटल अकाउंट जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद आपको बनाना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट जो उन सारे एलिमेंट्स को शो करता है जो पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू मिलते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से क्वेश्चन में दिया हो सकता है, वो आप बाय साइड पे दिखाएंगे अगर वो क्रेडिट बैलेंसेस है, और अगर वो डेबिट बैलेंसेस है तो वो 2 में दिखाए जाएंगे। इसके अलावा जो जो चीजें पार्टनर्स को हमने पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करके दिखाई थी, जो पार्टनर्स रिसीव कर रहे थे जो फर्म के लिए एक्सपेंस था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरीज, लाइक द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, वो सारी चीजें हमने बाय साइड पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे लिखा हुआ है, बाय कमीशन, बाय सैलरी एंड बाय द पीएनएल अकाउंट। Now that P&L is the final profit which was divided in the ratio of the partners. डेबिट साइड पे भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को कम कर सकती हैं, वो है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ द कंफ्यूजन अराइजेस कि अगर ड्राइंग्स ऊपर लिख दी गई हैं, जो कैपिटल से पैसा निकाला जाता है उसे तो हम ड्राइंग्स बोलते हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी रिटन इट इन द कैपिटल अकाउंट एज टू कैश। तो फिर यहां पर कौन सी ड्राइंग्स आ रही हैं? तो इसे ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपको इन दोनों ड्राइंग्स में कभी कंफ्यूजन ना रहे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जहां पर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्रोच को फॉलो करते हैं, इस अप्रोच में यह माना गया है देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। वन इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, अनदर इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर किसी पार्टनर ने आउट ऑफ कैपिटल पैसा निकाला तो आप यहां दिखाएंगे टू कैश करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जबकि अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करके पैसा निकाला आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी और करंट अकाउंट में डेबिट होगी, ना कि कैपिटल अकाउंट में। इट मींस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स को हम ड्राइंग्स बुलाते हैं,
जबकि कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को हम विथड्रॉल ऑफ कैपिटल बुलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल पे, इस वाली ड्रॉइंग्स पे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो पैसा है वो पार्टनर का पैसा है, उसने जो पैसा लगाया था वो निकाल लिया। सो फर्म हैज नो राइट्स टू चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन दैट ड्रॉइंग्स। बट यहां जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स की जा रही है उसी पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है तो वो इस ड्रॉइंग पे चार्ज होता है, ना कि इस वाली पे। अगर आपको ये ध्यान से समझ में आ गया है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि वो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है या विथड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स है? हमें ये वाली ड्रॉइंग्स मानना है या ये वाली मानना है? ये जाहिर सा एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसे भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूं अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। सो प्लीज नोट दिस, जब तक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के आगे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना लिखा हो और ऐसा ना लिखा हो that A has withdrawn this value out of his capital, out of his capital, जब तक ये नहीं लिखा है तब तक वो नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, ये वाली ड्रॉइंग्स है, करंट अकाउंट वाली ड्रॉइंग्स है। इट मींस इस वाली ड्रॉइंग के आगे लिखा जाता है आउट ऑफ कैपिटल। अगर कुछ नहीं लिखा, ए हैज विथड्रॉन द एक्स वैल्यू, कुछ नहीं लिखा आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो क्या मानोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानोगे। अगर आउट ऑफ कैपिटल विथड्रॉ होगा तो क्वेश्चन में लिखा भी जाएगा, ये मैंडेटरी है। अगर नहीं लिखा गया है तो वो ये वाली ड्रॉइंग्स है, और उस पर अगर इंटरेस्ट के लिए बोला गया है तो आप उसे चार्ज कर देंगे। इस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल मेथड के दो बैलेंसेस आते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है वो, और दूसरे करंट अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है वो। इन दोनों बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट की रेस्पेक्टिव साइड्स पे दिखाते हैं। डेबिट बैलेंसेस हैं तो एसेट साइड पे, क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। जबकि जो दूसरी मेथड है उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाउ व्हाई दिस मेथड हैज बीन नेम्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? बिकॉज यहां पर कैपिटल हर साल बदलती है, क्योंकि हर साल फर्म को प्रॉफिट होगा, हर साल फर्म के पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेंगी, कमीशन मिलेंगी, तो इनकी कैपिटल्स हर साल चेंज होती रहती है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट्स विच कैन चेंज द कैपिटल अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने क्या बताया कि आप सिर्फ दो डिसीजंस पे, दो इवेंट्स पे कैपिटल चेंज कर रहे होते हो, या तो ओनर कैपिटल से पैसा निकाल ले, कैपिटल से, प्रॉफिट से नहीं, और या फिर जो पार्टनर्स हैं वो और कैपिटल लेकर आ जाए। अगर ये दो इवेंट्स नहीं हुए हैं तो कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड। जबकि कि फ्लक्चुएटिंग में हर साल कैपिटल बदलती रहेगी, क्योंकि हर साल पीएनएल ऑपरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा जो कि यहां पर कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। इसलिए इस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बहुत ही सिंपल सी मेथड है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, दो दो अकाउंट बनाने का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सिंगल अकाउंट बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में सीखा उन दोनों अकाउंट्स को अगर हम क्लब कर दें तो एक सिंगल अकाउंट आपके सामने बन जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ही आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट आल्सो। अगेन पर्टिकुलर्स एबीसी नंबर ऑफ पार्टनर्स के हिसाब से बनाया जाता है। बाय साइड पे वो सारी चीजें लिखी गई हैं जो पार्टनर्स को मिल रही है, डेबिट साइड पे जो पार्टनर्स की कैपिटल कम करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द बाय साइड। बाय बैलेंस नोट डाउन, ये उनकी कैपिटल्स के बैलेंसेस हैं जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। उसके बाद जो जो उनको मिला था पीएनएल ऑपरेशन में वो बाय साइड पे लिख दिया गया है, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल, जैसे उनकी सैलरी, जैसे कमीशन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन का जो फाइनल प्रॉफिट आया था, जो हमने रेशियो बांटा था, वो सारी चीजें बाय साइड पे लिखी गई हैं। इसके अलावा बाय कैश भी लिखा है अगर किसी पार्टनर ने इस साल कोई एडिशन कैपिटल लाई है तो। जबकि क्या आप डेबिट साइड पे देखें तो ड्रॉइंग्स है और इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स है। अगर विथड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग हो रहा है, विथड्रॉल ऑफ अमाउंट है, तो ड्रॉइंग्स के नाम पे यहाँ पे लिखा जाएगा और उस पर इंटरेस्ट अगर बोला गया तो चार्ज किया जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के साथ अच्छी बात यह है, यहां पर कोई दो ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ही माना गया है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं माना जाता। और यहाँ पे सिंपल एक ड्रॉइंग होती है, उसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो। अगेन प्लस माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस कैरेट डाउन मिल जाता है। अगर डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंसेस आ रहे हैं तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस एसेट साइड पे चले जाते हैं और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट बैलेंसेस जाते हैं? ये आप लोग इस सेशन को देखने के बाद मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके बताइएगा जरूर कि ऐसा क्यों होता है, कि किसी की कैपिटल एसेट कैसे बन सकती है, ये क्या
लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग मुझे जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इन पार्टनर्स के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिखे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके ऊपर कुछ केसेस हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो मैं इंडिविजुअली उन सारे एलिमेंट्स को आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनमें से 4 एलिमेंट्स बहुत मेजर है: इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इन 4 एलिमेंट्स को आपको अलग से भी बता देता हूं, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई केसेस आए तो आप अच्छे से उन्हें कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट के साथ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। क्या है ये और कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने के लिए मैंने ये पूरा पूरा टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस टेबल के जरिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फॉर्मूले आप किसी भी बुक से पढ़े, सारी बुक्स में पहला चैप्टर है और सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। सो आई एम नॉट हियर टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज, आपके पास फॉर्मूलेज ऑलरेडी है। कॉमर्स एज की शीट्स आपके पास है, कंटेंट आपके पास है, वहां पे भी हमने सब कुछ दिया हुआ है। आई एम ट्राइंग टू गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड वो फॉर्मूले बने कैसे, तो वो समझ लोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। बट फॉर्मूले याद करना जरूरी है, इसका ध्यान रखें। तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स को अगर आपको समझना है तो आप उसे दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है व्हेन द ड्राइंग्स आर फिक्स्ड एंड द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर आल्सो फिक्स्ड। अगर अमाउंट फिक्स्ड होता है कि हम एक फिक्स अमाउंट ही निकालेंगे, लेट से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, हम इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। अगर हमने एक फिक्स अमाउंट कर दिया है और हमने डेट भी फिक्स कर दिया है कि हम हर महीने की पहली तारीख को या महीने के मिड में या महीने के एंड में ही निकालेंगे, रैंडम डेज पे पैसे नहीं निकाले जाएंगे। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया तो वो हमारा पहला पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न में हमने पढ़ा था कि 3 मेजर टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स हो सकती हैं, या तो हर महीने पैसे निकाले जाएंगे, या क्वार्टरली निकाला जाएगा, या 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, जिसे 6 मंथली भी बुलाया जाता है। इस तरीके से केसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आपकी बुक्स में लिखा हुआ है विद द प्रॉपर फॉर्मूलाज। एनुअली का मतलब होता था हर महीने पैसे निकालना, जिसमें 3 केसेस होते थे: बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। क्वार्टरली में भी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, और 6 मंथली में भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ के ऊपर केसेस बनाए गए। वैसे तो फॉर्मूला ये है, सिंपल सा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, किसी भी इंटरेस्ट को निकालना है तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। बट कंफ्यूजन ये है, क्योंकि पैटर्न ऑफ ड्राइंग बदल रहा है, इसलिए हमें यहां पर ये जो डैश अपॉन 12 दिया हुआ है, इस वैल्यू को निकालना होता था, और उसी लिए हमें केसेस पता होने चाहिए। तो अगर एनुअली के केसेस हैं तो क्या रूल लगता था, क्वार्टरली के थे तब क्या करते थे, और 6 मंथली के थे तब हम क्या करते थे, वो हम समझ रहे हैं। हाँ, ध्यान रहे टोटल ड्राइंग्स भी बदल जाता है। अगर एनुअली है तो टोटल टोटल ड्राइंग्स विल बी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर क्वार्टरली पैसे निकाले गए हैं तो अमाउंट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि साल में 4 बार पैसे निकाले गए होंगे। अगर 6 मंथली है तो अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6 नॉट 12। तो टोटल ड्राइंग्स आपको निकालना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अलग बात है, नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू केस आपको निकालना पड़ेगा। रेट आपको क्वेश्चन देता है। अब यहां पर क्या वैल्यू आती थी, तो हमने ये सब कुछ हमारी बुक्स में देखा हुआ है। क्या कैलकुलेशंस थे? एनुअली में चलता था 6.5, 6 एंड 5.5 का रूल। बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5, मिड ऑफ द मंथ 6 by 12 एंड एंड ऑफ द मंथ वाज 5.5 अपॉन 12। या तो आप इसे याद कर लीजिए, जो कि ज्यादा बेटर अप्रोच है, और इसका लॉजिक समझ लीजिए कि ये वैल्यूज कैसे निकाली जा रही है। ये कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिकल मीन है, क्योंकि हम हर महीने का अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, 12 महीने तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक स्टैटिस्टिकल मीन निकाल लिया। एंड हाउ दैट वाज कैलकुलेटेड कि अगर हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले जा रहे हैं तो मंथ्स लेफ्ट को अगर आप ऐड करते हैं तो 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9, इस तरीके से अगर आप चलते हैं एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो वो 6.5 ही आएगा। तो 6.5 इज अ एवरेज वैल्यू जो हमने निकाला है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। ये सारी चीजें आपसे सीबीएसई नहीं पूछने वाला है, इसीलिए आप ये याद कर लें कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ क्या है, मिड ऑफ द मंथ क्या था और एंड ऑफ द मंथ क्या था। वैसे क्वार्टरली में 3 केसेस थे: बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसके लिए क्या था? 6.5, 7.5, 6 एंड 4.5 का रूल।
और लास्ट है 6 मंथली, जिसमें 3 केसेस हैं, बिगनिंग, मिड एंड एंड। इसमें भी क्या फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट तीनों में सेम है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ये सब में सेम रहने वाला है। याद रहे टोटल ड्राइंग्स की डेफिनेशंस बदल जाएंगी केस टू केस। टोटल ड्राइंग्स एनुअली का अलग होगा, क्वार्टरली का अलग होगा, 6 मंथली का अलग होगा। हाँ, तो 6 मंथली की मैं बात कर रहा हूं, अगर बिगिनिंग है तो 3.5, मिड है तो 3 एंड एंड है तो 2.5 लगता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी बुक्स में दी हुई हैं। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इंटरेस्ट ड्राइंग्स के इतने केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। वही जो दूसरा मेजर डिवीजन है वो है रैंडम अमाउंट्स एंड रैंडम डेट्स। कई बार हमें ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया जाएगा, डेट्स नहीं दिए जाएंगे। कई बार वो मल्टीपल अमाउंट्स निकालेंगे मल्टीपल अलग अलग डेट्स पे, या फिर कई बार हमें सिर्फ एक रैंडम डेट पे ड्राइंग हुई है ये बता के छोड़ दिया जाएगा। सो देयर कैन बी 3 पॉसिबल सिनेरियोज व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है, जो कि जनरली मेजर केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर एक सिंपल सा रूल चलता था, ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये सिंपल सा रूल है जो हम हमेशा नॉर्मल ड्राइंग्स के केसेस में लगाते ही लगाते हैं। यही वो केस है जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में। Whereas द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो आपको मंथ्स अपॉन 12 करना पड़ेगा, मंथ्स लेफ्ट इन द क्लोजर ऑफ द मंथ, क्लोजर ऑफ द ईयर। दैट मींस अगर किसी ने 1 अप्रैल को पैसे निकाले हैं और बुक्स दिसंबर में बंद हो रही है तो आपको 9/12 करना पड़ेगा, और अगर किसी ने 1 फेब को निकाले हैं तो आपको 11/12 करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान आपको रखना होता है अगर ये वाला केस आ जाए। ये प्रोडक्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड तब लगाया जाता था जब रैंडम डेट्स पे रैंडम अमाउंट निकाला जाता था। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। इसके ऊपर भी आपको इलस्ट्रेशंस आपकी बुक्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, कॉमर्स सेट्स की बुक्स में मिल जाएंगे, मैंने सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। प्रोडक्ट मेथड का सिंपल सा पैटर्न ये है कि जितने भी डेट्स पे अमाउंट्स निकाले जाते हैं, हम उस डेट से मंथ्स लेफ्ट निकाल लेते थे। उसके बाद अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द months remaining and then we'll get a product. उस प्रोडक्ट का टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ये किया जाता है प्रोडक्ट मेथड में। नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग दीज केसेस, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में सिर्फ 1 मार्क में इंडिविजुअल केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर जो 6 मार्क का फुल लेंथ क्वेश्चन आया उसमें भी इनमें से कोई भी केस आ सकता है। ज्यादा चांसेस अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो ये वाला केस आता है, या फिर इनमें से कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो इनके भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है ताकि इंटरेस्टिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आगे चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी तरफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल अगर केस आ जाए, आपको सिर्फ कैपिटल दिया हो और रेट दिया हो, कुछ नहीं करना है, आपको कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 कर देना है। सिंपल सा केस जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप नॉर्मली 11th में डेप्रिसिएशन जैसे निकालते थे या किसी भी चीज पे इंटरेस्ट जैसे निकालते थे, वही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी होती है। बट बाकी के जो 2 केसेस हैं, केस नंबर 2 और 3, वो भी कई बार हमने देखा है कि अलग से 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं या फुल लेंथ क्वेश्चन में भी देखने को मिलते हैं। जिनमें से एक केस है जो पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत बार आया, वो है क्लोजिंग कैपिटल इंटेंशनली देना। तो जानबूझकर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, और आप क्लोजिंग कैपिटल के साथ अगर ये कर देते हैं तो वो इंटरेस्ट कैपिटल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if the closing capital is given, then you need to calculate the opening capital in order to calculate interest on capital. What is the formula for calculating opening capital? ये भी आप 11th में सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम जब पढ़कर आए हैं वहां पर आपने देखा हुआ है, उसी का पूरा जेरोक्स है यहाँ पर। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस additional capital minus profits will get opening capital, and once you have the opening capital then you can calculate the interest directly on that. तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं दिया है तो ओपनिंग कैपिटल है ये मानकर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, पर अगर क्लोजिंग कैपिटल इंटेंशनली दिया गया है तो पहले आपको ये सब करना पड़ेगा, फिर आपसे ओपनिंग कैपिटल आपको मिलेगा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ये हर पार्टनर का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा आपको। और लास्ट है कि अगर कोई डेट वाइज एडजस्टमेंट है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस शुरू हो रहा है, कुछ महीनों बाद एडिक्शन हो रहा है, कुछ महीनों बाद ड्राइंग्स हो रही है, तो आपको मंथ वाइज उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। सो ये 3 केसेस हैं जिनमें से कोई भी केस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं, उसके बाद है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। सैलरी तो अपने आप में बहुत ही इजी केसेस आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर एनुअल सैलरी दी जाती है तो वहां पर कोई कैलकुलेशन होता नहीं है।
और ज्यादा अगर ट्विस्ट करना है तो आपको क्वार्टरली सैलरी दे सकते हैं, यू 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 हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। जो कई बार हम क्वेश्चन में वो छोटे छोटे से वर्ड्स छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सैलरी अगर क्वार्टरली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना ना भूलें, क्योंकि पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एनुअल अकाउंट है, आपको साल भर की चीजें निकालनी है। तो अगर क्वार्टरली सैलरी दी है तो वो एनुअल नहीं है, आपको उसे एनुअली कन्वर्ट करना है, दैट मींस यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। अगर हाफ ईयरली है मल्टीप्लाइड बाय 2, मंथली है मल्टीप्लाइड बाय 12, इवन वीकली है तो मल्टीप्लाइड बाय 52 वीक्स करना पड़ सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये तो आपका सिंपल सा मैथ्स है, आप खुद कर लेंगे। हाँ, पार्टनर्स कमीशन ये भी हमने पढ़ा हुआ है मैनेजर कमीशन क्लास 11th में। और 11th के बच्चों को मैं इसीलिए बार बार ये चीज बोलता रहता हूँ कि बेटा ये चीज आपको 12th में काम आने वाली है, ये चीज आपको 12th में काम आने वाली है। तो ये हैबिट बना लो कि जो भी आप फिलहाल पढ़ रहे हो, क्या पता आपको ये एमबीए के, बीकॉम के, बीबीए के, आपके लॉ ग्रेजुएशन के किस सेम में काम आ जाए। सो डोंट टेक दीज क्लासेस ओनली एज अ क्लास फॉर योर 12th completion course, but these classes can help you in your further studies also. And I'll not say can help you, it will definitely help you अगर आप आगे कॉमर्स रिलेटेड कोई अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं या आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, क्योंकि अब आपका हर अंडर ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं कॉमर्स के अकाउंट्स के चैप्टर्स आपको देगा ही देगा। कमिंग बैक टू दिस, पार्टनर्स कमीशन दो केसेस हैं, जैसे कि मैनेजर कमीशन में होता था बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। पर ध्यान रहे कमीशन हमेशा नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे निकाली जाती है, जिसे एनडीपी बोला जाता है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द डिफरेंस ऑफ दैट प्रॉफिट जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व सब कुछ एडजस्ट कर दिया है, और जो फाइनली बचता है उसे एनडीपी बुलाते हैं। बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं प्रॉफिट्स पे निकाल दो, तो बात अलग है। पर 10 में से 9 टाइम्स हम एनडीपी पे ही कमीशन निकाल रहे होते हैं, दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब इस पे दो केसेस आ सकते हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वाला। वही सिंपल रूल जो हमने 11th में देखा है, बिफोर है तो रेट अपॉन 100 डायरेक्टली कर देना है, पर अगर आफ्टर चार्जिंग का केस है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना ना भूले। दैट मींस अगर 10% है तो 10 अपॉन 110, 20% है तो 20 अपॉन 120, 30 है तो 30 अपॉन 130 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बिफोर और आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालते हैं। And the last element is interest on loan. So whenever a partner gives any loan to the firm without any agreement कि इंटरेस्ट उस पे कितना दिया जाएगा, तो हम क्या मानकर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें उसे 6% इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो जिस भी दिन उसने लोन दिया है वहां से लेके हमारी बुक्स क्लोज होने तक हमें उसे 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको लोन अमाउंट मिल जाए और उस पे इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो भी आपको खुद से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये एक इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन नहीं बोलता कि करना है, आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ है, ये रूल है। सो व्हाट यू विल डू दिस, हाउ यू विल कैलकुलेट इट? So interest will be calculated like this: loan amount multiplied by 6 upon 100, क्योंकि रेट तो फिक्स है, multiplied by months upon 12। नाउ यहाँ पे मंथ्स की डेफिनेशन क्या है? जब लोन दिया वहां से बुक्स कब बंद हुई? अक्टूबर लोन दिया, मार्च बुक्स बंद हो रही है, 6 महीने का निकलेगा। अक्टूबर लोन दिया है, बुक्स 31 दिसंबर को बंद हो रही है, तो 3 महीने का निकलेगा। एंड इसी तरीके से आप इंटरेस्ट निकालते हैं। ये है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जहां पर हमने पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एलिमेंट्स को समझा, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को देखा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो दो मेजर मेथड है उनको देखा है। अभी भी इस चैप्टर के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक्स बचे हैं, वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करवाने वाला हूं। पर यहां तक मैंने जो भी बताया इसको बहुत थरोली रिवाइज करें, अपनी अपनी बुक से फॉर्मुलेस चेक करें, फॉर्मेट चेक करें, एंड मेक श्योर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स वाले क्वेश्चंस खूब सारे बनाए। और ये जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट लोन, इनके ऊपर भी जो एमसीक्यूज आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप ध्यान से बनाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम इस चैप्टर का आगे का पार्ट कवर करेंगे।